अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहिद हसन है और मेरा ताल्लुक़ कराची से है। मैं एक डिसेबल्ड पर्सन हूँ और विजुअली इम्पेयर्ड, लेकिन ऐसा शुरू से नहीं है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुरू से बिल्कुल ठीक था। बल्कि वक्त के साथ साथ ये ग्लैकोमा है जो मेरा इंक्रीज़ होते होते अभी इस स्टेज पर आ गया है कि मैं एक डिसेबल्ड पर्सन बन चुका हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरी एजुकेशन आई साइड अच्छी थी तो मैंने अच्छी एजुकेशन हासिल की और डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी से भी क्वालिफ़िकेशन एजुकेशन हासिल की। इसके साथ साथ मैंने कराची अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी से भी एजुकेशन हासिल की और उन्हीं की बुनियाद पर 2012 में गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट में जॉब्स अनाउंस की। तो उसमें मैंने अप्लाई किया और ये जॉब्स थी पीएसटी टीचर्स के लिए, जेएसटी टीचर्स के लिए और एचएसटी टीचर्स के लिए। तो इनमें मैंने एज अ जेएसटी टीचर्स के लिए अप्लाई किया BPS 14 पर डिसेबल्ड कोटा में, क्योंकि उस वक्त तक मेरी विजन तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी। तो मेरे पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी था जिसकी बुनियाद पर मैंने डिसेबिलिटी कोटा में अप्लाई किया, जिसके तमाम डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं। तो उसमें मैंने अप्लाई किया NTS के एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए और जिन जिन डॉक्यूमेंट्स को गवर्नमेंट ने उसमें मांगा था वो तमाम रिक्वायरमेंट्स मैंने फुलफ़िल की और उसकी 2 फाइलें अपने एरिया एजुकेशनल ऑफिस में जमा करा दी। मेरा ताल्लुक़ लियाकताबाद से है, लेकिन हमारा एरिया एजुकेशनल ऑफिस जो था वो नाज़िमाबाद 7 नंबर में था। तो वहाँ मैंने 2 फाइल्स जमा करवाईं और उन्होंने फ़ाइल जमा करके हमारा जो मामला था, जो प्रोसेस था डॉक्यूमेंटेशन का, वो कंप्लीट हो गया। उसी के ये जो एडवर्टाइज़ हुआ था ये हुआ था 2012 में अप्रैल में, उस वक्त के अखबारात में, और उनमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिनकी बुनियाद पर यह मांगा जाए कि फॉर्म D जो कि PRC फॉर्म D होता है वो भी आपके पास लाजमी होना चाहिए, बल्कि उन एडवर्टाइज़ में ऐसा कोई ज़िक्र ही नहीं था। तो जो जो डॉक्यूमेंट्स मतलूब थे वो तमाम हमने जमा करवा दिए। अब इसके साथ हुआ ये कि हमारा केस शुरू हो गया, मामला शुरू हो गया और जनवरी 2013 में हमारा NTS टेस्ट लिया गया। NTS टेस्ट में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने एरिया से टॉप किया और इस तरह मैं उसके लिए यानी गवर्नमेंट जॉब के लिए क्वालिफ़ाई कर गया। इसके बाद फिर हमसे कहा गया कि अब आप अपने जो आपकी तमाम डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल आपने अपने एरिया एजुकेशनल ऑफिस में जमा करवाई थी वो बोल्टन मार्केट पर एजुकेशनल ऑफिस में जमा करवाएं। तो वहाँ पर भी हमने ये अपनी 2 फाइल्स जमा करवा दी। इसके बाद यानी तकरीबन इसके अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने बाद हमारे नामों की जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स थे जिनके तमाम डॉक्यूमेंट्स की अच्छी तरह जाँच पड़ताल कर ली गई थी, उनकी लिस्ट अनाउंस की गई और वो बाकायदा दीवार पर चस्पा की गई NJV स्कूल में, रेडियो पाकिस्तान पर। वहाँ पर ये लिस्ट हमारे पास चस्पा की गई उस स्कूल में। तो वहाँ जाकर तमाम सक्सेसफुल कैंडिडेट्स ने देखी और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम भी टॉप पर था अपनी UC से, लियाकताबाद से। तो वहाँ पर मुझसे कहा गया हम सबसे ही कि अब आप अपने डॉक्यूमेंट्स की मज़ीद 2 फाइल यानी तीसरी बार अब हम 2 फाइल्स अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स की जमा करवा रहे हैं। और ये मामला 2012 से शुरू होकर अब 2014 में दाखिल हो चुका है, यानी ये तकरीबन 2.5 साल इस मामले को हो चुके हैं और ये 2 फाइल्स करके हमसे इतने सारे डॉक्यूमेंट्स ले चुके हैं। बताने का मकसद ये है कि बार बार डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल हो चुकी है हर तरह से, तमाम इदारों से, और इन्होंने बाकायदा हमसे इस चीज़ की भी फ़ीस ली कि हम आपके मैट्रिक बोर्ड ऑफ एजुकेशन से और जहाँ जिस यूनिवर्सिटी से जिस कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन किया है उससे वहाँ से इसको वेरीफाई कराएंगे। तो आप इसका आप हमें ऑलरेडी फ़ीस इसकी प्रोवाइड कीजिए। तो हमने वो फ़ीस बैंक में जमा करवा कर इनको वो स्लिप भी प्रोवाइड की। इन्होंने हमारी यूनिवर्सिटीज़ से और हमारे मैट्रिक बोर्ड ऑफ एजुकेशन से वो हमारे डॉक्यूमेंट्स भी बाकायदा सारे चेक कराए। डोमिसाइल भी इन्होंने वेरीफाई कराया, CNI भी वेरीफाई कराया और दीगर जो हमारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स थे वो सारे। अच्छा, अब जब 2014 के आखिर में या मिड में इन्होंने पहली लिस्ट जारी की सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की जिन्हें अपॉइंटमेंट लेटर देना था, उसे कहा गया लिस्ट A। उस लिस्ट A में काफ़ी सारे लोगों के नाम थे लेकिन काफ़ी सारों के नहीं भी थे। जब हमने जाकर RSU डिपार्टमेंट में पता किया तो वहाँ इनाम शाह साहब ने हमें बताया कि जनाब ये RSU डिपार्टमेंट में NJV स्कूल के अंदर ही था जो कि रेडियो पाकिस्तान पर है। वहाँ जाकर हमने पता किया और हमने कहा जनाब 2.5 साल से हम ये तमाम फाइल्स आपको जमा करवा रहे हैं और सबके तो नाम आ गए लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं हम समेत जिनके नाम नहीं आए। तो उन्होंने कहा कोई घबराने की बात नहीं है, ये आपके अभी लिस्ट B भी आएगी और फिर लिस्ट C भी आएगी। हमने कहा बस फिर तो कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। तो उसके 3 महीने बाद फिर लिस्ट B जारी की गई। उसमें भी कुछ लोगों के नाम थे और काफ़ी सारों के नहीं थे। फिर उसके 3 महीने बाद फाइनली लिस्ट C शामिल जारी की गई। लिस्ट C के अंदर उसी तरह पहली 2 लिस्टों की तरह कुछ लोगों के नाम तो थे लेकिन काफ़ी सारे लोगों के नाम नहीं भी थे। अब हम जिन लोगों के नाम नहीं आए लिस्ट C के अंदर, हम लोग वापस गए और वापस जाकर इनाम शाह साहब से मिले
और उनसे कहा सर इसमें भी हमारा नाम नहीं है, आखिर इसकी वजह क्या है? अब ये ऑलमोस्ट 3 साल होने को आ रहे हैं, 2.5-3 साल, और इसमें हमारा नाम ही नहीं है, तो इसकी वजह क्या है? तो उन्होंने कहा देखिए अब ऊपर से ऑर्डर आए हैं कि जिन लोगों का फॉर्म डी नहीं है, TRC फॉर्म डी, उन लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर्स ना दिए जाएं। हालांकि हमारे अपॉइंटमेंट लेटर्स बन चुके थे और हमारे काफ़ी सारे लोगों ने अपनी आंखों से वो देखे भी थे, यानी जिन लोगों ने अप्लाई किया था। तो उन्होंने कहा सर हमारे अपॉइंटमेंट लेटर तो बन चुके हैं और हमने आपके ऑफिस में देखे हैं आपके पास। तो उन्होंने कहा वो सब ठीक है, जब से सारा प्रोसेस चल रहा था, लेकिन अब ये शर्त लगा दी गई है कि जिसका फॉर्म डी नहीं है या अप्लाई करने के बाद उन्होंने बनवाया है तो उनको ना दिया जाए अपॉइंटमेंट लेटर। हमने कहा सर ये अखबारात रखें, इनमें तो ऐसा कोई जिक्र नहीं है। अगर हमारे फॉर्म डी को इतनी अहमियत हासिल थी तो आपने उस वक़्त क्यों नहीं बताया जब आप अखबार में इश्तहार दे रहे थे? अखबार में तो ये देखें इश्तहारात, इनमें कोई ऐसा जिक्र नहीं है। सेकंड, जब हम अपने एरिया ऑफिस में गए थे NTS टेस्ट के लिए अप्लाई करने और हमने फ़र्स्ट टाइम अपनी 2 फाइलें जमा करवाई थी, तो वहाँ जो टीम बैठी हुई थी उन्होंने हमारी फ़ाइल का एक एक पेज चेक किया था और तमाम डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद उन्होंने हमसे कहा कि सब ठीक है, और उन्होंने बाकायदा हमें फ़ाइल रिसीव कर उसकी रिसीविंग भी दी, जिसकी बुनियाद पर हमारा NTS टेस्ट के लिए हमने क्वालिफाई किया और फिर NTS टेस्ट भी हुआ, हमने उसको विन भी कर लिया, टॉप भी कर लिया, हम सारे टॉपर्स हैं। अब आप हमें बता रहे हैं। और उसके बाद भी 6 महीने बाद हम फिर गए बोल्टन मार्केट पर मेन एजुकेशन ऑफिस में, वहाँ हमने आपकी ये हिदायत के मुताबिक 2 फाइल्स को जमा करवाया। वहाँ पर भी कोई फॉर्म डी का जिक्र नहीं था, किसी ने उसका नाम नहीं पूछा हमसे, कोई हमें बताया नहीं। इसी तरीके से हमने उसके 6 महीने बाद फिर 2 फाइल्स यहाँ आपके NJV स्कूल में जमा करवाई आपके पास। उस जब भी कोई फॉर्म डी का इशू नहीं था, हर जगह हमारा नाम सक्सेसफुल कैंडिडेट्स में आता रहा और आपकी लिस्टें हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे पास हैं। तो इस पर वो खामोश रहे और कोई जवाब नहीं था उनके पास। हमने कहा सर किसी मोड़ पर, किसी लम्हे पर तो आप हमें बताते, ये तो 48 आवर्स में बनकर मिल जाता है, भला कितनी देर लगती है इसको बनाने में? अगर आप अब हमसे कहते हैं हम अब जमा करवा देते हैं। तो कहने लगे नहीं, ऊपर से ऑर्डर्स हैं, अब कुछ भी नहीं हो सकता, जिन लोगों का फॉर्म डी नहीं है। हमने कहा तो सर फॉर्म डी का करना क्या है? तमाम हमारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपने वेरीफाई करवा लिए, NTS से हम बाकायदा अपने टेस्ट में टॉप कर आए हैं, हमारा CNIC, हमारा डोमिसाइल, हर चीज़ एकदम ठीक है, सब सही है, आपने अच्छी तरह तमाम इदारों से वेरीफाई कराया है। तो फॉर्म डी की इसमें इतनी ज़रूरत क्या पड़ गई? और अगर अब पड़ भी गई इन केस ऑफ एमरजेंसी, तो आप अब हमसे कहें या आप पहले कह देते इन गुज़िश्ता 2.5-3 साल में, तो हम कभी भी आपको जमा करवा देते, इसमें कौन सा ऐसा इशू है? लेकिन उन्होंने हमारी कोई बात नहीं मानी। RSU डिपार्टमेंट, NTS डिपार्टमेंट को इस पर कोई इशू नहीं था। उन्होंने हमारा टेस्ट भी लिया और हमें बाकायदा सक्सेसफुल, यानी जो लोग हुए उनको उन्होंने रिज़ल्ट अनाउंस भी किया उसका। और इसी तरीके से RSU डिपार्टमेंट को आखिर तक इस पर कोई इशू नहीं था, ना उन्होंने हमें इसका कोई नाम बताया, ना कुछ किया, बल्कि जब अपॉइंटमेंट लेटर देने का दिन आया उस वक्त उन्होंने ये हमारे साथ फ्रॉड किया। अब उसके बाद हुआ ये कि हमने कहा सर फिर अब हम इसके लिए कानूनी दरवाज़ा खटखटाएंगे। तो उन्होंने कहा एज़ यू विश, जैसे आप बेहतर समझें। उसके बाद हम लोग चले गए सिंध ओम्बड्समैन साहब के पास, उनकी अदालत में। वहाँ जाकर अपना केस लगाया और ये केस तकरीबन 2.25 साल तक चलता रहा। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से भी लोग आए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट से, इसके अंदर RSU डिपार्टमेंट के लोग भी आए और इसके अंदर NTS डिपार्टमेंट से लोग भी आए, और इसके अंदर मैं और हमारे साथ जो हमारे ग्रुप के काफ़ी लोग थे जिन्होंने मिलकर ओम्बड्समैन साहब की अदालत में केस फाइल किया था, वो लोग भी जाते रहे हेयरिंग्स के अंदर। 2.25 साल तक हेयरिंग्स भी चलती रहीं। उन्होंने भी अपने तमाम एविडेंसेस दिए वहाँ पर, हमने भी दिए जो कुछ हमारे पास थे। उसमें अखबारात के एडवर्टाइज़ भी थे, हमारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स भी थे, उसके अंदर हमारे जो थे अपना डोमिसाइल और CNIC वगैरह सारी चीज़ें थी XYZ। तो उसके बाद हुआ ये कि ओम्बड्समैन साहब ने 2.25 साल बाद तमाम शवाहिद की रोशनी में तमाम गवाहान को सुनकर हमारे हक़ में फ़ैसला दिया, और ये फ़ैसला दिया कि इनको फ़ौरी तौर पर जॉब्स प्रोवाइड की जाएँ, और न सिर्फ जॉब प्रोवाइड की जाएँ बल्कि जब से इनकी जॉब शुरू हुई है, यानी पिछले 2.5 साल से, इन्हें जब से लेकर अब तक की सैलरीज़ भी प्रोवाइड की जाएँ जितने इनके बकाया जाते। तो ये फ़ैसला आने के बाद RSU डिपार्टमेंट पर गोया सांप सूंघ गया और उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, इस पर अमल ही नहीं किया। हम वापस गए ओम्बड्समैन साहब के ऑफ़िस, तो उन्होंने कहा, वहाँ के जो नुमाइंदे थे, कि आप अब ये केस लेकर, अगर वो यानी आपको अब भी इंसाफ नहीं दे रहे, तो आप ये केस लेकर सिंध हाई कोर्ट चले जाएँ। अच्छा, अब हम सिंध हाई कोर्ट चले गए 2018 में। 2018 अक्टूबर से हमारा केस सिंध हाई कोर्ट में चल रहा है, और मीनवाइल हुआ ये कि हमारे भी कुछ लोग और RSU डिपार्टमेंट के भी कुछ लोग ये केस लेकर चले गए थे गवर्नर सिंध साहब के पास। तो गवर्नर सिंध साहब ने, ये 2015-16 की बात है, 2016 के आसपास की बात है, तो वहाँ से फिर वो केस चलता रहा। तो गवर्नर सिंध साहब के ऑफ़िस में, जो वहाँ पर भी एक ओम्बड्समैन ऑफिस है, उन्होंने इस केस की मुख्तलिफ यानी हेयरिंग्स की, लेकिन उन्होंने सिर्फ RSU डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाया, हमारी टीम के यानी हमारे ग्रुप के
किसी भी लोग फ़र्द को नहीं बुलाया। और उसकी रोशनी में उनके फिर एक डिसीशन आया, अभी तकरीबन कोई 1 साल पहले की बात होगी। तो उन्होंने कहा कि जब ओम्बड्समैन साहब ने ये डिसीशन दिया है तो उससे 3 महीने पहले ओम्बड्समैन साहब से इख्तियारात ले लिए गए थे कि वो सर्विसेज केसेस का कोई डिसीशन नहीं दे सकते। तो अब बात यह है कि अगर ओम्बड्समैन साहब ने डिसीशन दिया भी है तो 2.25 साल की कंप्लीट हेयरिंग्स के बाद और 2.25 साल सबको सुनने के बाद और तमाम शवाहिद की रोशनी में यह डिसीशन दिया। तो हम इस केस को लेकर फिर जा चुके थे सिंध हाई कोर्ट और उन्होंने इस डिसीशन की रोशनी में ही हमारे केस को समाअत के लिए मंजूर किया और अब ये केस वहाँ पर अंडर हेयरिंग है, चल रही हैं इसकी हेयरिंग्स जो हैं। लेकिन पिछले साल कोरोना आ गया और बहुत ज़्यादा रश है अदालतों पर, फिर मुख्तलिफ और वजूहात हैं जिसकी बिना पर ये हेयरिंग्स नहीं हो पा रही। अब हेयरिंग्स हमारी जो लास्ट हेयरिंग हुई है वो फरवरी 2020 की हुई है और अभी मार्च 2021 यानी तकरीबन 13-14 महीने हो गए जब से अब तक कोई हेयरिंग नहीं हुई है। तो इस वजह से ये केस बड़े इल्तवा का शिकार है। अब अंदाज़ा कीजिए कि अप्रैल 2012 से और अब मार्च 2021 हो गया, ऑलमोस्ट 10 साल हो गए इस मामले को और अभी तक इसका कोई पता नहीं है कि इसका कब हल निकलेगा, क्या हल निकलेगा। 10 साल 2012 से 2021 तक इसके 10 साल हो गए हैं ये हमारा मामला चलते हुए, यानी जब हमने अप्लाई किया था जब से और अब तक। तो अब इन 10 सालों में हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस केस को ओम्बड्समैन साहब के कोर्ट से भी विन किया है और अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि सिंध हाई कोर्ट से भी ज़ाहिर फ़ैसला इंशाअल्लाह हमारे हक़ में ही आएगा। तो लेकिन मेरी अरबाब इख्तियार से ये अपील है, गुजारिश है दिली तौर पर कि वो इस मेरे केस को खुसूसी तौर पर, क्योंकि मैं एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन हूँ, डिसेबल्ड पर्सन हूँ, तो ज़िंदगी के चैलेंजेस को फेस करने के लिए ज़ाहिर है माशी तौर पर इंसान को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन चाहिए होती है। तो अब ज़ाहिर है मैं इस जॉब के ना होने की वजह से उसको हासिल नहीं कर पा रहा, तो मुझे बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जिसमें बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं ज़िंदगी में फ़ेस करने के लिए एक बेहतर माशी तौर पर इस्तेकाम हासिल करने के लिए। तो अगर अहबाब इख्तियार आगे बढ़ें और मेरी इस सिलसिले में सपोर्ट करें और इस मामले को कोई NGO अपने तहत लेकर चले या कोई और डिपार्टमेंट अपने तहत लेकर चले और वो इस मामले को एज़ सून एज़ पॉसिबल ज़रा अगर हल कराने में मेरी मदद करे और जुडिशनरी में अगर इसमें मेरी सपोर्ट करे तो इसमें हम बहुत ज़्यादा मैं उनका मशकूर होऊंगा, बल्कि मेरा पूरा ग्रुप ही। तो यही मेरी आज के इस छोटी सी आपसे जो दरख्वास्त है जिसके सिलसिले में मैं वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ तो ये है। तो प्लीज़ आप लोग आगे आएँ और इस मसले को ऑन कीजिए प्लीज़। बहुत बहुत शुक्रिया।